अभी 1 फरवरी को सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ। आप सभी ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन पेपर एक बार देख लीजिएगा। चाहे आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, या आपको सीजी टेट क्वालिफाई हो भी चुका है, फिर भी आपको एक बार सीजी टेट का जो पहला पेपर और दूसरा पेपर है उसको अच्छे से देखना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको समझ आ जाएगा। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, इस प्रकार से ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो कि अभी कंडक्ट हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम 2025 में, 2024 से लेकर के 25 में हुए हैं। ठीक है, अभी 26 के जनवरी में, फरवरी में भी 1-2 एग्ज़ाम और हो चुके हैं। देखो, हम लोग जब तैयारी शुरू किए थे लगभग 21-22 के आसपास, जब हम लोग तैयारी शुरू किए थे कि हाँ तैयारी करना, इस टाइप का दिमाग में जब थॉट आया था, और थोड़ा तैयारी होने के बाद जब मैं यूट्यूब में पढ़ाना चालू किया, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ाना चालू किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट पुस्तक पूछते थे, सर सीजीपीएससी के लिए कौन कौन सा पुस्तक पढ़ना है, सीजी व्यापम के लिए ये एग्ज़ाम है, इसके लिए कौन कौन सा पुस्तक पढ़ना है। ठीक है, पहले की बात है। अभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन कौन सा पुस्तक पढ़ना है, बहुत कम आता है। पहले बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि सर पुस्तक बता दीजिए, कौन सा पुस्तक हमको पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, जिससे हमारा एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब फंसे। ठीक, ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। अब ये जो भी बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है आगे आपको समझ में आएगा। तो देखो, ये एग्ज़ाम आप लोगों ने अभी देखा होगा, इसमें जो भी प्रश्न अभी पूछे गए थे, ठीक है, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है सीजी टेट, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, इसके पहले के और जो भी एग्ज़ाम, जैसे कि अमीन पटवारी, आबकारी आरक्षक, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, है ना, मतलब कि मैं लगभग 2024 से लेकर के 2025-26 तक का जो भी एग्ज़ाम इस प्रकार से हुए हैं, इन सभी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। इन सब का क्वेश्चन का पैटर्न को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन का जो पैटर्न है लगभग एक समान है। मतलब या तो क्रम में जमाने वाला है, या तो कथन कारण वाला है, या तो कूट में उसको पूछ दिया है, या तो किसी और तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वन लाइनर है, मतलब सिंपल एक लाइन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी लगभग 80-90 क्वेश्चन हमको इसी प्रकार का कूट वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दूसरा चीज़ हमको क्या देखने को मिला कि ये जो भी प्रश्न है ये सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हमको देखने को मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन तो है जो कि सिलेबस के अंदर का है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हमको देखने को मिल रहा है जो थोड़ा सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हमको लग रहा है। मतलब कि पहले जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे वैसा प्रश्न ना हो करके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। जैसे अभी सीजी टेट का एग्जाम हुआ, अब सीजी टेट में आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अभी देखा होगा जैसे एग्जाम हुआ है पूरा बवाल मच गया था। इसके पहले जितने भी सीजी टेट के एग्जाम हुए थे 2025-26 से पहले, ठीक है, अभी 26 में एग्जाम हुए हैं, इससे पहले जितने भी सीजी टेट के एग्जाम हुआ था उन सभी एग्जाम में सीजी टेट के क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल साधारण है, एक लाइन का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन है। सी टेट में जो रिपीट हो चुके हैं वही क्वेश्चन को कुछ उठा कर दे दिए हैं। उससे भी आसान क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे थे। गणित के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते थे, एकदम सिंपल गणित के क्वेश्चन। मतलब ऐसा होता था कि जो ठीक ठाक गणित का प्रैक्टिस करते हैं वो बिना सॉल्व किए क्वेश्चन के आंसर मार सकते थे, वैसा क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इस बार का जो सीजी टेट का जब एग्जाम हुआ, सीजी टेट के एग्जाम होने के बाद पहला पेपर जब हुआ था, पहला पेपर के बाद ही ये बवाल मचना चालू हो गया था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। सीजी टेट का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना टफ बना करके पूछा गया है। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, जो भी वहां पर जो पूछना चाहता है वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये पूछना चाहता है, लेकिन उसको इतना लेंदी बना दिया गया है, एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन को घुसा दिया गया है। सीडीपी में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो कि शायद ये हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, कहाँ से पूछ दिया गया है, क्यों पूछा गया है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। गणित में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया है, 12वीं-11वीं क्लास के क्वेश्चन को डाल दिया गया है। तो सिर्फ ये सीजी टेट की बात मैं नहीं कर रहा। देखो, सीजी टेट में इतना ज़्यादा बवाल होने का मतलब यही था। बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ये भी बोल रहे थे कि जा कर के हम ज्ञापन सौंपेंगे कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, नंबर को कम किया जाए। देखो, सीजी टेट में सबसे ज़्यादा बवाल होने का सबसे कारण मतलब एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब इसमें 75 नंबर ला करके क्वालिफाई करना ही है, तभी आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बैठ पाएंगे। 75 या फिर 90, जनरल वालों के लिए 90 है।
तो इतना नंबर लाएंगे तभी आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम में बैठ पाएंगे, और अगर नहीं ला पाते हैं तो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। मतलब इधर जो 5,000 वैकेंसी या फिर जो 33,000 वैकेंसी हम इतने दिन से रट लगा के बैठे हैं, उसमें अगर हमको बैठना है, उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सीजीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यही क्वालिफाई नहीं रहेगा तो हम तो एग्जाम में ही नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा अगर एग्जाम की बात करें, अमीन पटवारी, मात्र 50 पोस्ट था, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्वेश्चन के लेवल पूछा गया था, एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें भी था, लेकिन उतना ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है भाई, अच्छा एग्जाम है, अमीन पटवारी देखा जाए तो मतलब पोस्ट अच्छा है। तो उसमें जो टॉपर हैं वो जान रहे हैं कि नहीं, हम अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, क्वेश्चन का लेवल जितना टफ पूछा जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसमें सिर्फ कंपटीशन था, ऐसा क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था कि हाँ इतना नंबर आप ले आए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, उतने में आपको पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं था। इसमें कट ऑफ बनता है। तो इसमें ऐसा है कि हाँ 50-60 लोग हैं, उन्हीं को पोस्ट मिल रहा है, उन्हीं को पोस्ट मिलना है, तो इसमें ऐसा कुछ बवाल नहीं हुआ, ठीक। क्योंकि जिनको पता है कि हाँ जिनका सिलेक्शन हो रहा है, लगभग 200-300 रैंक के आसपास जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि हाँ हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ, और बाकी जनरल वगैरह के लिए देखें तो लगभग 20-25 रैंक तक ही जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनको उम्मीद था कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसा टाइप का। तो इसमें ऐसा कुछ बवाल नहीं हुआ, क्योंकि पोस्ट की संख्या कम थी। इन सब में भी अगर हम बात करेंगे तो उतना ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये देखने को मिला था कि क्वेश्चन कितना लेंदी पूछा जा रहा है। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आप देखेंगे तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम लोग देखेंगे ना, जितने भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करूंगा, अभी आगे क्या करना है उसको भी मैं बताऊंगा आपको, ये इन सब सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है उसको भी समझाऊंगा, क्वेश्चन को आपको थोड़ा एनालिसिस करना सिखाऊंगा यहाँ पर। हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में आप देखे होंगे तो 2.5-3 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे, और कंप्यूटर का जो 30 क्वेश्चन था उसमें 15 नंबर लाना कंपलसरी था, मतलब 15 नंबर क्वालिफाई करने के लिए उतना जरूरी था, और 15 नंबर भी क्वालिफाई करने के लिए नहीं ला पाए। मतलब लगभग 50,000 स्टूडेंट थे, वही सिर्फ एग्जाम मतलब 15 नंबर ला करके कंप्यूटर वाले जो सेक्शन थे उसमें क्वालिफाई किए थे। तो सुनो, कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट सब इजी समझते हैं, कंप्यूटर बहुत आसान होता है, ऐसा सब्जेक्ट में 15 नंबर ला करके क्वालिफाई करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें भी कूट बना करके, कूट इतना लेंदी, इतना कूट बना करके क्वेश्चन पूछा गया था। ऊपर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली चीजें जो होती हैं उसको पूछा गया था। गूगल फॉर्म कैसे बनाना है, गूगल का अकाउंट कैसे बनाना है, ईमेल कैसे बनाना है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उसको क्रम में पूछा गया है, इसको क्रम में जमाइए ऐसा बोल करके। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जिसको हम यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन पूछने का जो तरीका है, इतना बड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक पेज का मानकर चलो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, उसको पढ़ने में समय लग रहा है। जैसे ये वाला मान के चलो, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एक पेज का एक ही क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में समय तो लगेगा ना, है ना। और ये बहुत छोटा क्वेश्चन, इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन उसको पढ़ने में, सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। मतलब कि 2 घंटे 2.5 घंटे का जो समय दिया जा रहा है, जैसे कि सीजीटेट में 2.5 घंटे का समय दिया गया था, 150 क्वेश्चन थे, तो 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन को पढ़ पाना ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। पढ़ करके क्वेश्चन नहीं बना वो समझ में आता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि समय कम है, क्योंकि सरसरी तौर पे उसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। सब पढ़ने का समय नहीं है, सरसरी तौर पे हम उसको पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं जिसको पढ़ने का समय ही नहीं मिला, समय खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ना बनने का कारण वो भी है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे ये जो भी एग्जाम हो, प्रयोगशाला परिचारक में आप देखेंगे साइंस का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, है ना, भूगोल वगैरह, चलो भूगोल तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं था, छत्तीसगढ़ वगैरह भी उतना कोई दिक्कत नहीं था। साइंस के क्वेश्चन में और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन वगैरह में इतना सारा कूट बना करके पूछा गया था। साइंस का लेवल आप देखेंगे ना, हर एक एग्जाम में साइंस का भी लेवल काफी अच्छा खासा पूछा जा रहा है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं सोचिएगा सिर्फ 10वीं लेवल का साइंस आता है, ऐसा नहीं, 11वीं 12वीं का साइंस उठा करके पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई आर्ट बैकग्राउंड का कोई लड़का है, मानकर चलिए कोई आर्ट बैकग्राउंड का है, कॉमर्स का है या फिर और किसी फील्ड का है, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, वो बैठ गया हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, आबकारी में, उसमें अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन उससे नहीं बनने वाला, उस लेवल का क्वेश्चन है। प्रयोगशाला परिचारक में, है ना, कितना 10वीं, जहां तक 10वीं मांगा हुआ था, लेकिन अब 10वीं पास तो सभी रहते हैं। अब 10वीं थे या 12वीं देख लीजिएगा, जहां तक 10वीं याद आ रहा है, तो 10वीं पास सभी रहते हैं, लेकिन उसमें बैठने के बाद पता चल रहा था कि नहीं, ये क्वेश्चन तो 12वीं लेवल का है, 11वीं 12वीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, इन जितना भी एग्जाम हुआ है ना, इसको आपको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत है। इसमें जो भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं,
ठीक है। जैसे कि अगर मैं सीजी टेट की बात करूं तो सीजी टेट में जो सीडीपी पूछा गया है, ठीक, सीडीपी की तो बात अलग है, सीडीपी लगभग बना लेते हैं क्योंकि शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सीडीपी में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, जीएस को, मैथ्स को, साइंस को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन सीडीपी में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि सीडीपी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बच्चों से रिलेटेड है तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें जो पूछा गया गणित का प्रश्न था, ठीक है, गणित था, साइंस था, इंग्लिश था, अंग्रेजी, लोगों के लिए एकदम सर दर्द बन गया था। मतलब ऐसा हो चुका था कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद भी अगर घर आकर कोई बच्चा सॉल्व करने के लिए बैठा है इंग्लिश, तो वो नहीं बनने वाला उससे, बहुत मुश्किल से बनेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग था, बड़ा बड़ा पैसेज दिया हुआ है, उसको फिर पढ़ करके उसका आंसर निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसको कभी सुने नहीं है, ऐसा टाइप का है। पहले सीजी टेट के एग्जाम आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर को, तो सिंपल क्या क्वेश्चन पूछा जाता था, पूछ दिया जाता था आर्टिकल, है ना, ए एन द का यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है, उससे क्वेश्चन होते थे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन होते थे, है ना, टेंस वगैरह कुछ क्वेश्चन डाल देते थे। वैसे आपका वॉइस का, नरेशन का, इन सब का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होता था। लेकिन इस बार के एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं, ना तो कुछ आर्टिकल का क्वेश्चन, ना तो कोई कंजंक्शन का क्वेश्चन, ना तो कोई प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, लोगों का हालत खराब हो गया। हिंदी के भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, तो हिंदी में भी क्या पूछा गया था, कूट बना कर सभी एग्जाम में ना, एक एग्जाम में बात नहीं कर रहा हूँ, नजरिया को थोड़ा हमको बदलना पड़ेगा। देखो, हम व्यापम को ब्लेम करें या जैसा भी करें, व्यापम को तो हम ब्लेम करते रह जाएंगे, ठीक है, व्यापम ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये वो दुनिया भर की चीजें हो रही है, लेकिन इतना सारा एग्जाम होने के बाद भी व्यापम को नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन के लेवल को कम करना चाहिए। सीजी टेट का जो एग्जाम है प्राइमरी लेवल का, आप देखेंगे तो पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। सीजी टेट निकालने के लिए पेपर पहला को निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर को, प्राइमरी वाले को पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। और उनका जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था सीजी टेट के लिए, शिक्षक भर्ती में पूछता तो समझ में आता, लेकिन सीजी टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इतना हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए बैठ गए हैं। तो अब हमको देखो, व्यापम को तो हम ब्लेम करते रह जाएंगे, ठीक है, व्यापम ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, लेकिन व्यापम वही करेगा जो उसका मन करेगा। उसका मन हुआ कि नहीं क्वेश्चन पेपर को बहुत ईजी कर दूंगा, तो बहुत ईजी कर देगा। उसका मन हुआ कि नहीं मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मैं डालने की कोशिश करूंगा, तो वो डालेगा। उसका मन किया कि नहीं मैं इसी प्रकार से कूट वाले ही क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो भाड़ में जाओ। अगर ऐसा टाइप का उसको मूड किया, उसको मन किया, तो वैसे ही कूट वाला क्वेश्चन बनाएगा, कूट वाला क्वेश्चन बनाएगा, चाहे आगे जो भी एग्जाम हो। जब शिक्षक भर्ती सीजी टेट के एग्जाम में जब इस तरीके से इतना गंदा, इतना लेंदी इतना टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, लोगों का 75 नंबर क्वालिफाइंग नंबर होता है, लेकिन 50-55 नंबर नहीं आ रहे हैं। मेरे 2-4 कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग हैं जो लगभग 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीजी टेट की इस एग्जाम में 60 नंबर 65 नंबर में जाके फंस गए हैं, 75 नंबर नहीं आ पाया। तो व्यापम अपना पैटर्न नहीं सुधारने वाला। हम व्यापम को ब्लेम करते रह जाएंगे कि हाँ व्यापम ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, जाकर के वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं सुधरने वाला। जरूरत है अब थोड़ा हमको ध्यान देने की कि क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जा रहा है उसको हल करने के लिए क्या हमारा सही तरीका होना चाहिए। आप देखे होंगे हमारे लवलेस सर मैथ्स और रीजनिंग के इतना सारा लेक्चर यूट्यूब में डाले हैं, यूट्यूब में भी और एप्लीकेशन में भी, नए पैटर्न के आधार पर व्यापम अभी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसको प्रिडिक्ट कर करके अनुमान लगा करके हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन को यूट्यूब में एप्लीकेशन में डाला गया है। आप लोग देखे होंगे मेरा भी लेक्चर कंप्यूटर वगैरह के लेक्चर में डाला था। नए पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्यों पूछे जा रहे हैं और कैसे उसको हल करना है, हमको पूरा का पूरा आंसर नहीं भी पता है उसके बारे में हम नहीं सुने, फिर भी हमको उसका आंसर कैसे निकालना है, इस पे मैं बहुत सारे वीडियोस में बनाया था। कुछ कंप्यूटर के लेक्चर डले हुए हैं, देखिएगा, उसको नया पैटर्न के आधार पर डाला हुआ है। वैसे जीएस के क्वेश्चन एप्लीकेशन में बहुत सारे जीएस के, मतलब इंडियन जीएस, सीजी जीएस वगैरह में पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर भी नया पैटर्न के क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं अच्छे से क्लियर करवाया था। मैपोलॉजी वाले देखिए वीडियो में देखिएगा, सीजी मैपोलॉजी में, तो वहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ का पर्वत पठार वाला वीडियो डाला था, उसमें भी नया पैटर्न के क्वेश्चन बना करके मैंने उसमें डाला हुआ था। तो मेरा बोलने का मतलब वही है, देखो एक बार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में घुसते हैं, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक बार जब एग्जाम की तैयारी में आप घुसते हैं ना, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह को देखते हैं, 4-5 साल पहले क्वेश्चन देखते हैं, तो लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, लेकिन वास्तविकता वैसा नहीं है। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं,
कोई मतलब नहीं रखता। एग्जाम में जा करके बैठें और प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका काम नहीं किया तो कोई मतलब का नहीं है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके थोड़ा एग्जाम में एकदम फोकस होकर के, आपके पास जो 2 से ढाई घंटे का जो समय दिया जा रहा है, वो 2 ढाई घंटे के समय को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उस 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, ढाई घंटे में 150 क्वेश्चन बनाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, लेंदी क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन को एक झलक देख करके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कैसे करना है, एक ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है, आपको ये ध्यान देना होगा। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा। व्यापम को जो पैटर्न इस प्रकार से पूछा गया है ना, क्वेश्चन आसान है लेकिन उसको हल करने का समय हमारे पास नहीं है। तो अब वो टाइम नहीं रहा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसके बाद हम आंसर में टिक मारें। इसके अलावा अगर समय की कमी है, मानकर चलिए आपको 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, आपके पास मात्र 40 मिनट का समय बचा हुआ है, 40 मिनट 30 मिनट का समय बचा है, आपको पता है 50 क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, तो आपको ये नहीं करना है कि शुरू से आखिरी तक ए बी 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 ऐसे मार दें। जो क्वेश्चन बचा है सबको ऐसा सीरीज में मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यही गलतियां होती हैं जो कि सीजी टेट के एग्जाम में मैक्सिमम लोगों को मैं करते हुए देखा हूं। क्या किया है, लास्ट में समय कम बचा है, 10 मिनट का समय बचा है, बचा हुआ 60-70 क्वेश्चन मार दिए पूरा, ए बी 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 मार दिए पूरा। फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे? सिंपल सोचने वाली बात है। जब कोई भी क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है, चाहे आप वर्ग 2 का देखो चाहे वर्ग 3 का देखो, किसी भी क्वेश्चन को आप उठा करके देखिए, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको वो हिंट मिलता है कि हाँ शायद ये क्वेश्चन हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन को आप पढ़िए, लगता है कि शायद ये आंसर हो सकता है। क्वेश्चन को पढ़ करके उसका आंसर टिक मारना अलग होता है, और सीरीज में मार देना, भगवान भरोसे ए बी 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 इस प्रकार से मार देना, वो अलग होता है। फेल होने वालों की संख्या, ऐसे ही करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को सुना हो सर समय नहीं बचा था तो 50 क्वेश्चन बचा हुआ था, 30 क्वेश्चन बचा हुआ था, हम लोगों ने ए बी 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 मार दिया, खत्म। ठीक, तो सबसे बड़ी गलती यही हो रही है। क्वेश्चन को समझना कैसे है, हर एक सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अब जो भी गलती हमसे हो चुका है, जितने भी हम लोगों ने एग्जाम दिया है, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ करके हमको आने वाले जो आगामी जो भी एग्जाम है, इन एग्जाम में कैसे हमको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, कैसे हमको तैयारी करना है, इस चीज को अब हमको ध्यान देना पड़ेगा। व्यापम नहीं सुधरने वाला। चाहे व्यापम वो 10वीं पास वाले बच्चों का एग्जाम ले, कोई वैकेंसी निकाल देंगे, प्रयोगशाला परिचारक टाइप कोई भी और छोटा मोटा वैकेंसी निकाल दे, चाहे प्यून वगैरह कुछ भी वैकेंसी निकाल देंगे, एग्जाम का लेवल, जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वैसे ही पूछा जाएगा। व्यापम का ये नेचर बन चुका है, लगभग 2024 से हम लोग देखते आ रहे हैं, पूरा 2024, 25, 26 सेम पैटर्न पे चला आ रहा है। गणित में बहुत सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा। क्वेश्चन एकदम थ्योरी वाला है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल वाला ऐसे क्वेश्चन है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें हैं ऐसे, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसमें पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, आपको सॉल्व करना नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर समझ गए, एक पेज का क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए, आंसर आसानी से आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन को समझना है। अब उतना समय नहीं बचा कि क्वेश्चन को पूरा समझते रह जाए। तो व्यापम जिस पैटर्न पे चल रहा है वही पैटर्न पे चलेगा, सुधरना हमको है। ठीक है, क्योंकि व्यापम को तो नहीं सुधार सकते, सिलेक्शन लेना है। अगर 100 पोस्ट अगर कहीं पर कोई 100 पोस्ट कहीं पर कोई वैकेंसी निकला हुआ है, 100 में सिर्फ 100 लोग ही सिलेक्ट होंगे, 100 लोग को ही सिलेक्ट होकर जाना है ना। अब जरूरी नहीं कि वो 100 लोग सेलेक्ट हो रहे हो जाकर के आंदोलन करें, जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं आंदोलन क्यों करेंगे? उनकी क्या होती है, नहीं हम तो शायद सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो जाकर जबरदस्ती उसमें आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि सीजी टेट में सबको क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा बवाल हुआ, बहुत सारे टीचर्स इस प्रकार से वीडियोस वगैरह बनाए हैं। तो हमको अब समझना होगा कि व्यापम जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, उस पैटर्न पे हमको कैसे अपने आप को ढालना है, एक एक सब्जेक्ट को कैसे हमको अपने आप को तैयार करने, एक एक सब्जेक्ट के लिए कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है, कैसे हम गणित के लिए तैयार करें, गणित के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें कि हम उसमें तुक्का भी मारे तो वो क्वेश्चन हमसे सही हो जाए। बिना देखे आप तुक्का मारोगे, ए मार दोगे, बी मार दोगे, तो क्वेश्चन तो गलत होगा ही। लेकिन कैसे उस क्वेश्चन को देखने के बाद हमको हाँ शायद ये क्वेश्चन सही हो, ये आंसर सही हो सकता है, ऐसा तुक्का मारे और हमसे सही हो जाए। अगर समय हमारे पास नहीं बचा है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में हम ऐसा क्या करें, हिंदी में ऐसा हम क्या पढ़ें कि हमसे हिंदी के क्वेश्चन बने। दुनिया भर के हिंदी का आप MCQ प्रैक्टिस करते रह जाओ ना, 7-8 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, हिंदी के इतना सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर डालोगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। हिंदी के क्वेश्चन वैसा बन ही नहीं रहे, जैसा क्वेश्चन बन रहा है, व्यापम का पैटर्न जैसा चल रहा है वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। जैसे CGPSC का एक समय था 2020, 21, 22, 3 साल ऐसा था
सीजीपीएससी के पैटर्न जिस प्रकार से अभी व्यापम ले रहे हैं ना, उसी प्रकार से था। इतना कूट भर भर के दिया जाता था कि 200 नंबर में लोग 70-80 नंबर नहीं ला पा रहे हैं सीजीपीएससी के प्री क्वालिफाई करने के लिए, ऐसा हो चुका था। सीसेट के एग्जाम में 66 नंबर नहीं ला पा रहे हैं लोग, ऐसा हो चुका था क्वालिफाई करने के लिए, है ना। 70-75 नंबर मुश्किल से 200 में, मतलब बहुत टैलेंटेड कोई बच्चा है तो वो खींच पा रहा है, ऐसा टाइप का हो चुका था। तो वही पैटर्न अभी क्या कर रहे हैं, व्यापम फॉलो कर रहे हैं। व्यापम हालांकि थोड़ा सीजीपीएससी एकदम उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछता था, ऐसा क्वेश्चन पूछता था कभी सुने नहीं ऐसा टाइप का, लेकिन चलो व्यापम तो कम से कम ऐसा पूछ रहे हैं कि हाँ हम कम से कम सुने हैं क्वेश्चन को, देखे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, हाँ जान रहे हैं इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है। अब क्वेश्चन लेंदी है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हमको सॉल्व करने का तरीका को बदलना पड़ेगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और 2 घंटे के एग्जाम में हमको कैसे 100 क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे उस पर्टिकुलर उस टाइम में हमको क्वेश्चन फिनिश करना है। टाइम जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेकर के एंड होने तक का जो समय है, प्रॉपर एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को हमको यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन में बबल्स फिल करने का भी जो तरीका है ना, बबल्स फिल करने का जो तरीका है, बहुत सारे बच्चों का गलत है, बहुत सारे बच्चों का गलत है। क्यों गलत है आपको मैं समझा रहा हूं। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं कि क्वेश्चन में बबल्स फिल करने का जो तरीका है उसको सही नहीं कर पाते। ये आपका ओएमआर सीट मानकर चलो। आपने क्वेश्चन पेपर पे एक क्वेश्चन बनाया, ठीक, ये क्वेश्चन आपने इस प्रकार से बनाया, हाँ पहला क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन का आंसर मानकर चलिए यहाँ पर डी है, ठीक। स्टूडेंट क्या करता है, डी ऑप्शन को इस प्रकार से फिल करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी है, तो ठीक है, बी को क्या करेगा, ये ऐसे फिल करेगा। फिर अगला सी है, सी को फिल करेगा, ठीक। ये पहला तरीका, ये तरीका गलत है। दूसरा तरीका आपको समझा रहा हूं। दूसरा तरीका क्या किया जाएगा, देखेंगे हाँ कि 40-45 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, 40-45 क्वेश्चन बना लिए। 40-45 क्वेश्चन जब बन चुका है, अब उसमें बबल्स फिल करेंगे। बाकी क्वेश्चन नहीं बना, ठीक, उसको बाद में बनाएंगे, बबल्स फिल करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन मैंने ये बनाया है, तो ठीक है, पहला क्वेश्चन को मैंने ये फिल कर दिया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है, हाँ इसको मैंने फिल कर दिया। मतलब ऐसे देख देख के इसको देखो, फिर इसको फिल करो, इसको देखो, फिर इसको फिल, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। एकदम बेहतरीन तरीका, ए का डी आंसर सही है, बी का बी आंसर सही है, सी का ये सही है, हाँ अगला का ये सही है। पहले आपको पेन की निब को टिप इस प्रकार से चुभा देना है, देखते जाना है, ठीक है, ऐसे पलटते जाना है फटाफट, क्योंकि पलटने में समय लगता है, कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर इसको पलटेंगे उसको देखेंगे, फिर इसको पलटेंगे उसको देखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है। क्या करना है, हाँ ठीक है, इसका ये सही है तो इसमें टिक मारो, ठीक है, इसका ये सही है तो इसमें ऐसे। आपको क्या करना है, 40-45 जब 50-60 क्वेश्चन आप बना लेंगे, जब लगभग 2 घंटे के एग्जाम में 1 घंटा, सवा 1 घंटा का समय हो जा रहेगा, तब इस प्रकार से जितने क्वेश्चन बन चुके हैं सारे क्वेश्चन को पहले इस प्रकार से टिप इस प्रकार से पेन के निब को चुभा करके उसमें हल्का हल्का डॉट साइन कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को रखो साइड में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर को साइड रखो। अब यहां पर चालू कर दो बबल्स फिल करना, ऐसे मात्र 2 मिनट का समय लगना चाहिए इस प्रकार से बबल्स को फिल करने में। ये सही तरीका होता है। पेन के निब को इसे चुभाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट हाँ क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर एक क्वेश्चन देखें उसमें बबल्स फिल के, फिर क्वेश्चन देखें फिर बबल्स फिल के, उसमें होता क्या है ना, अगर आप गलत फिल कर दिए, 2 का 3 में आप मार दिए तो फिर गया वो। लेकिन अगर सिंपल पेन का हल्का निब को चुभाए है ना वहां पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओएमआर शीट को कंप्यूटर वैसा रीड नहीं कर पाएगा। पेन को निब को चुभाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा फील करते मत, गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो 4-5 क्वेश्चन इसी में गलत कर डालते हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है कि ए का बी में डाल दिए, बी का सी में डाल दिए, ऐसा हो जाता है। तो नहीं, आपको एकदम आराम से क्या करना है, फटाफट इसका, हाँ इसका ये है तो पेन का निब को चुभाते जाओ, ठीक है, 6वां का ये तो ठीक फट से, ठीक है, 7वां का ये इस प्रकार से, हाँ तो ये 7वां का ये, ऐसे पहले पेन के निब को चुभा दो, इसके बाद क्वेश्चन पेपर को साइड में रखो और फटाफट गोला को भरते जाओ। ये सही तरीका होता है। इसके बाद जो बचा हुआ समय है ना, बचा हुआ मान के चलो आपके पास 30 मिनट बचा हुआ है और आपके पास लगभग 20-25 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद आप चाहे तो कर सकते हैं कि हाँ अगला फिर आप देखें क्वेश्चन खोज के, हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, तो अब वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक एक फिल कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, बीच का बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बीच बीच का इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे बचा हुआ है, लगभग 15-20 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। तो खोज के हाँ इसका आंसर ये होगा, उसको आंसर को फिर डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। लेकिन शुरू का लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बबल्स फिल करने के जो तरीका है अभी जो बताए हूँ ना, पेन के नीब को पहले चुभाओ उसके बाद इसको सॉल्व करो, पहला तरीका ये। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसमें इन सब का तैयारी कैसे करना है, पुस्तक क्या पढ़ना है, कौन सा पुस्तक पढ़ें जो कि अभी नए पैटर्न के आधार पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, नए पैटर्न के आधार पर हमको क्वेश्चन मिले, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे तैयारी करें, इनको देखेंगे। आगे ये जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ये एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। जो हम लोगों ने गलती कर लिया इन सभी एग्जाम में, ये जो भी एग्जाम गलती हुआ है इन सभी एग्जाम में, वो गलती अब इसमें नहीं होना चाहिए। देखो, आपको एक चीज अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो व्यापम के एग्जाम में 2024, 25, 26 में लगातार हर एक एग्जाम में बैठते आ रहे हैं, वो उसके लिए एलिजिबल हो या ना हो एग्जाम में, लेकिन बैठ गया या फिर क्वेश्चन पेपर कहीं से जुगाड़ करके उसको सॉल्व कर लिया। बच्चा अगर हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? कोचिंग वालों के पास आप जा करके वहां टेस्ट सीरीज दिलाते हैं, महीने भर में 10-15 वहां पर जो टेस्ट होगा, बस टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज दिलाएंगे। अच्छी बात है, टेस्ट दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट दिलाने से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा व्यापम के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम का हो, कोई भी एग्जाम का हो। उस एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्ट है, मान के चलो छत्तीसगढ़ जी उसमें है, इंडियन जीएस है, गणित है, कंप्यूटर है, उसमें दिया हुआ है उस एग्जाम में, तो भले 10 क्वेश्चन रहे, 20 क्वेश्चन रहे, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो उसमें आप देखेंगे 10-15 कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी आपको एनालिसिस करना है। 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर है, लेकिन हाँ कंप्यूटर का क्वेश्चन है ना, हमारे काम का तो है ना, उसको आपको एनालिसिस करना है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा जा रहा है और कहां से पूछा जा रहा है, और प्रॉपर उसको आपको कलेक्ट करके रखना है, फोटो क्लिक करके रखना है। हाँ, ये टेलीग्राम में एक अलग सेक्शन बना करके अपना फोल्डर सेव करके रखो, वहां पर अलग से चीजों को सेव करते जाओ, फिर नोट बना करके ऐसे चीजों को नोट करते जाओ। कोचिंग सेंटर में जा जाकर टेस्ट सीरीज दिलाने से उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर आप अपने आप को ढालेंगे, वो गलत है। आप अपने आप को ढालिए व्यापम के कॉन्सेप्ट के आधार पर। व्यापम जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यापम को जो पैटर्न है उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, ना कि किसी कोचिंग सेंटर वाले के पैटर्न को फॉलो करने का। कोचिंग सेंटर वाले क्या करेंगे, पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन को उठा करके डायरेक्ट क्वेश्चन में डाल देंगे, ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग भी टेस्ट बनाते हैं तो हमको ही पता है हम पहले कैसे बनाते थे, अब कैसे बना रहे हैं। पहले जैसा पैटर्न चल रहा था वैसा पैटर्न पहले बनाते थे, अब पैटर्न जैसा बदला है वैसे नए पैटर्न के आधार पर बना रहे हैं। लेकिन हर एक इंसान ऐसा बनाना या फिर समय के अभाव की वजह से बना पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जा करके कोई भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज दिलाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये उचित नहीं है। अभी वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको ये समझना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन के फैक्ट को याद करने के लिए। हाँ, फैक्ट आपके दिमाग में याद हो चुके हैं, याद कर लिए आप, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर आपको जब मिला रियल एग्जाम में अभी वर्तमान के पैटर्न के आधार पर, तो उसका आंसर उस क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन से किसी भी क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका आंसर आपको निकालना है तो कैसे आंसर निकाला जाए। अगर आपको तुक्का भी मारना है तो कैसे उसको तुक्का मारा जाए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तब कहीं जा करके कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, हर एक एग्जाम में ऐसा हो रहा था कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ही है जो कि लोगों से बन रहा है, बाकी लगभग 70-75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि तुक्का मारना पड़ेगा, तुक्का मार करके आंसर निकालना पड़ेगा, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, हिंट देखना पड़ेगा और उसके माध्यम से क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ऐसा हो रहा था और लोग खींचे हैं। आपको पता है कि अब देखे होंगे आप, आबकारी में लगभग 85-90 तक स्कोर किए हैं लोग। अमीन पटवारी में देखेंगे तो उसमें भी वैसी काफी अच्छा स्कोर, एडीओ में देखेंगे काफी अच्छा स्कोर, हॉस्टल वार्डन में देखेंगे इसमें भी काफी अच्छा स्कोर, प्रयोगशाला परिचारक में देखेंगे इसमें भी लगभग 80, 85, 86 नंबर लाने वाले हैं। तो इतना नंबर कैसे आ रहा है भाई? नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन नहीं पता, फिर भी आंसर कैसे आ रहा है उसका, कैसे कोई लोग कैसे बना ले रहे हैं? तो लगातार एग्जाम में बैठने का, लगातार सीजी व्यापम के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने का तरीका है, नया पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है उसका यही एक नतीजा है, वही एक तरीका है कि हम कैसे अब वर्तमान पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है, व्यापम के दिमाग को पढ़ना है। व्यापम अगर पूछा है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, इसमें JKLM दिया हुआ है, तो JKLM में अब आंसर कौन सा है, JK है, KM है, JL है, कौन सा आंसर हो सकता है, इस आंसर को हमको कैसे निकालना है ये आपको आना चाहिए।
ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक एक सब्जेक्ट को उठाकर आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जितना भी एग्जाम ठीक है हो चुका है उसको ध्यान नहीं देना है। अब मतलब ध्यान देना मतलब उसको क्वेश्चन पेपर ध्यान देना है, उसको लेकर बैठे नहीं रहना है, पछताना नहीं है। अब आगे का जैसे मंडी उप निरीक्षक एग्जाम बहुत जबरदस्त एग्जाम है, 2021-22 में भी हुआ था, इतना मस्त एग्जाम है ये। मतलब ये मानकर चलो ये निकाल लिए तो अभी आप मतलब ऐसा आपको समझना है कि हाँ आपने सीजीपीएससी का कोई एक पोस्ट गेन कर लिया है ना, सीजीपीएससी का कोई एक पोस्ट आपको मिल चुका है, ऐसा आपको समझना है। बहुत जबरदस्त पोस्ट है। परिवहन आरक्षक ये भी ठीक है, आबकारी आरक्षक जैसे आप लोगों ने देखा था उसी प्रकार से ये भी परिवहन आरक्षक है ना। हालांकि काफी लोग एलिजिबल इसमें नहीं रहेंगे, है ना, हाइट वगैरह के लिए, चेस्ट के लिए इसमें कट जाएंगे। शिक्षक भर्ती आने वाले जितने भी बीएड धारी जिनका सीटेट सीजीटेट क्वालिफाई हो चुका है वो लोग शिक्षक भर्ती में अपीयर होंगे। शिक्षक भर्ती में भी अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोगों का हालत खराब कर देगा, लोगों का हालत ऐसा खराब किया जाएगा। देखें व्यापम इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वास्तव में जो प्रॉब्लम को टैकल करना जिसको आता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आता है, व्यापम के पैटर्न को समझ करके जिसने एनालिसिस किया हुआ है वही इस शिक्षक भर्ती के एग्जाम में सेलेक्ट होगा, बाकी लोग नहीं होने वाले। आप 3 साल 4 साल 5 साल तक तैयारी करते रह जाओ ना, कोई बंदा आएगा 15-20 दिन बैठ करके प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन एनालिसिस करेगा और जाकर एग्जाम में बैठ जाकर शिक्षक भर्ती में टॉप कर जाएगा। ये होगा, पूछना आप किसी टॉपर से जाकर पूछना। अभी जितने लोग सीजीटेट के एग्जाम दिए हैं ना, जिनका क्वालिफाई हो रहा है उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्या किया कि 90-95 नंबर आपका आ रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर घर में बैठ करके आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे बन रहा है, आप एग्जाम हॉल में 2-2.5 घंटे बैठ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता कि वहाँ का एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, कैसे उसको टैकल करना होता है, कैसे वहाँ पर समय की कमी थी, ये आपको तब समझ में आता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते। ऐसा कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप लोग मैसेज करिए, आपको पूरा हम जवाब दे देंगे। एग्जाम में बैठ करके हम देख चुके हैं, उस टाइम में काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन, क्वालिफाई होने से ज़्यादा ही नंबर हम ला रहे हैं। इस वजह से ये ऐसा बोला जा रहा है ना, हवे में ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रीज़न है, तब कहीं जा करके यहाँ पर आपको इतना समझाया जा रहा है। शिक्षक भर्ती के एग्जाम में जिस प्रकार से अभी सीजीटेट में पूछा गया है उससे हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। और भी जो एग्जाम है इन सब में आपको वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। व्यापम का और कुछ अगर एग्जाम में आता है अन्य आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी व्यापम को, उसमें भी आपको उसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसा अभी तक जो पैटर्न चलते आ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, एक एक सब्जेक्ट को, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस, कंप्यूटर साइंस, ये हर एक सब्जेक्ट में आपको स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, सोर्स आपको बदलना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं शुरू में बोला था ना कि शुरू में जब हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वहाँ पर स्टूडेंट हमसे कमेंट करके पूछते थे कि सर ऐसा क्या पढ़ें, कौन सा पुस्तक पढ़ें कि हमारा एग्जाम निकल जाए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा रहा है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है। परेशान रहते थे लोग एकदम, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है। अब पूछो ना ऑथेंटिक सोर्स, कहाँ का ऑथेंटिक सोर्स। अब पूछो व्यापम कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे रहा है, कहाँ से आंसर ले, उसको पूछो ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से लिया है व्यापम। नहीं, अब ऑथेंटिक सोर्स के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है, पुस्तक के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट में ऐसा कोई पुस्तक नहीं है जहां से आप पढ़ करके सिलेक्शन ले लें। बिना पढ़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा पहले उन्होंने मेहनत किया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिना पढ़े, बिना सॉल्व किए, बिना प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन पेपर को अगर उनको दे दिया जाए ना, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उनको क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक पता है। ठीक है, अब वर्तमान में भी व्यापम कैसा पूछ रहे हैं वो टेक्निक उसको पता चल गया तो एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स और रीजनिंग में आप देखे होंगे तो सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना पूछ करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कूट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे, लेकिन फॉर्मूला को ही पूछ दिया जा रहा है। फॉर्मूला में नंबर्स को रख करके आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला कैसा है, किसका है, वो आपको बताना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वृत्त से जब मैं देख रहा था कि वृत्त से क्वेश्चन आया हुआ था तो वृत्त का क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उसमें सॉल्व नहीं करना है आपको, वहां पर दिमाग लगाना है, वहां पर इमेज बना करके इमेजिन करना है कि हाँ ऐसा में ऐसा हो रहा है, ऐसा में ऐसा हो रहा है, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ऐसा एक दर्पण का क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पर भी इमेजिन करना है, वहां पर क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर को मानना है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन था वो, फिजिक्स का।
तो गणित में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पीछे इतने सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ना, वो सब तो ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, गणित का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो सभी को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मतलब उसको प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यापम का अब जो पैटर्न चला आ रहा है, गणित के जो अब क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान आप देंगे और ध्यान दे करके उसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देखो, कोई क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर वही गणित वृत्त क्वेश्चन में बोल रहा था। तो अब कथन और कारण दिया है, वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, ऐसा कथन दे दिया। वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर स्थित स्पर्श बिंदु के लंबवत होती है, दूसरा कथन दे दिया। अब यहाँ पर किसको सॉल्व करें हम, कैसे सॉल्व करें, इसको समझना पड़ेगा ना। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक वहां पर वृत्त का चित्र नहीं बनाएंगे और बनाकर उसमें स्पर्श रेखा नहीं बनाएंगे, उसका जो त्रिज्या है उसको आप इस प्रकार से जो स्पर्श रेखा है उसमें लंबवत नहीं डालेंगे, तब तक इसका आंसर कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, है। तो वो करना था, तब कहीं जाकर इसका आंसर आप निकाल पाते, है ना। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा, इतना लेंथी क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखेंगे तो यहाँ पर अब ये ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इसमें भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है ना। और बहुत सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन आसान, मतलब कि आसान ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देख करके लेंथी लग रहा है, सॉल्व करने से बहुत आसान है। अगर दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 2 3 4 5 ठो यहाँ पर कूट डाल के दिया है, ठीक है, 5 ठो ऐसा दिया हुआ है, पांचों को फिर यहाँ पर क्रम में मतलब 5 ऑप्शन को हमको सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना रहेगा, इसका कितना रहेगा, सबको सॉल्व करना है, उसको फिर हमको क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम घटते क्रम में जमाना है। इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में जमाने के लिए हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। मतलब एक क्वेश्चन में 5 ठो क्वेश्चन को मिक्स करके दिया गया है। अब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको बनाए कि नहीं बनाए, टाइम कम है तो इसको बनाना है कि नहीं बनाना है, वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो गणित में क्या किया जा रहा है कि थोड़ा चीजों को ऐसा पूछा जा रहा है कि समझने वाली चीज़ों को पूछा जा रहा है, जबरदस्ती को उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसको हाँ सॉल्व करने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ब्याज का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्याज वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन को ही सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा यहाँ पर चारों ऑप्शन वहाँ पर मिल जा रहा है। एक को ही सॉल्व करना है मात्र, ठीक है। सिंपल किसी एक को सॉल्व करो और फट से वहाँ पर आंसर मैच हो जाएगा, बिना सॉल्व करे भी यहाँ पर आंसर मैच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे ना सिंपल सा, तो इसके ऑप्शन के ही आधार पर दिख रहा है, जैसे कि 5% वार्षिक दर से 3 माह के लिए निवेश किया गया मूलधन जिसका साधारण ब्याज 25 रुपए है। इसमें आप देखेंगे तो 5% है, 3 माह है और ब्याज 25 रुपए। 25 रुपए जो ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज 25 रुपए है, मतलब उसका जो भी अमाउंट उसका जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से इसको आराम के साथ इसको मैच किया जा सकता था, ठीक है, आराम के साथ इसको ऐसे मैच किया जा सकता था। चलिए, तो ये गणित रहा, है ना। गणित जिस प्रकार से पूछा, इसी प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन, अभी लवले सर के जो बहुत सारे क्लास यूट्यूब में डले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट रिपीट होते हैं। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू जैसा क्वेश्चन पूछा गया ना, एक का फॉर्मूला ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी वैसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट वहां पर एग्जाम में पूछा जा रहा है। शंकु बेलन और गोला वगैरह का जो भी फार्मूला वाला क्वेश्चन है, कई ठो एग्जाम में 3-4 एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। कई बार सर समझा कर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो उसको डाले हैं, एप्लीकेशन में वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो गणित हो चाहे रीजनिंग हो, इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, कूट का क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब आपको कहीं पर लगा कि नहीं, बिल्कुल भी समय नहीं है इसको सॉल्व करने का, समय बचा ही नहीं, सॉल्व कैसे करें, वैसा कुछ कंडीशन अगर आ रहा है तो सिर्फ ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन को देख करके हाँ अनुमानित आपको हाँ ये आंसर सही हो सकता है, वहां पर ऐसा करना है। और ऐसा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10-15 ही क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो सभी क्वेश्चन को नहीं मार देना है। हिंदी में आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, कितना भी एमसीक्यू लगाइए, कितना भी क्वेश्चन आप एमसीक्यू लगाइए, लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा है। अभी का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना पूछ करके थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इसके लिए सभी की परिभाषाएं याद करनी होगी, सभी के टाइप्स को देखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपको संधि, समास, विशेषण, दुनिया भर के जितने भी चीजें हैं उन सब, ये सब होते क्या हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, जो वर्ण हम लोग पढ़ते हैं उसको समझना पड़ेगा, है ना। कि जैसे प फ ब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ किस वर्ग के हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है, इन सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वर्णमाला को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो वहां से प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। संधि क्या है, मतलब संधि, इसमें कौन सा संधि, ये ना पूछ करके संधि क्या है ये पूछा जा रहा है। सर्वनाम क्या है ये पूछा जा रहा है, सर्वनाम में कूट बनाकर पूछा जा रहा है,
ठीक है, सर्वनाम कहाँ उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, वहां पर कूट बना के पूछा जा रहा है। मतलब आपको सिंपल अब ऑब्जेक्टिव वाला बुक सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी वाला कोई बढ़िया सा ऑथेंटिक बुक निकालना है, उसमें हर एक टॉपिक की परिभाषा को आपको हिंदी के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, लेकिन हिंदी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा परिभाषा वगैरह को देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा क्या करना पड़ेगा, परिभाषा किस प्रकार से कैसा है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उन सबको देखना पड़ेगा। और वर्तमान में जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना हिंदी के, उन सभी क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करके वही टॉपिक को आपको थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आगे और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे हम रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, ऐसा है पूछा गया है रचना की दृष्टि से। इसी प्रकार से कर्म के आधार पर भी पूछा जा सकता है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो जब रचना की दृष्टि से पूछ लिया तो कर्म के आधार पर भी पूछ लेगा। तो ऐसा आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आपको ऐसे ही अनुमान लगा के बनाना है। अंग्रेजी में भी क्या करना है, अब अंग्रेजी को ऐसा नहीं सोचना है कि अंग्रेजी छोड़ देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। 10 क्वेश्चन अगर अंग्रेजी का पूछा जा रहा है, अगर 100 क्वेश्चन में मानकर चलो 10 क्वेश्चन अंग्रेजी का है, आपसे अगर 1-2 क्वेश्चन ही बन पाया, 4-5 क्वेश्चन और बनना था, है ना। 10 क्वेश्चन में कम से कम 7-8 क्वेश्चन बना लेंगे, तब कहीं जाकर के सिलेक्शन के आप करीब रहेंगे, है ना। क्योंकि भाई आपको 80-85 नंबर लाना है, तो हर एक सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना आपके सिलेक्शन में। तो अगर आप इंग्लिश को छोड़ देंगे, 1-2 क्वेश्चन बन गया ठीक है, बाकी कुछ तुक्का मार देंगे, गलत हो जाएगा, ऐसा अगर सोचना है तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। वैसे में अंग्रेजी को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप यूट्यूब का हेल्प लो, चाहे कोई बुक का, बुक मैं तो नहीं, बुक ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, बुक पढ़िए ठीक है, लेकिन यूट्यूब में आपको अंग्रेजी को समझने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि प्रॉपर तरीके से इंग्लिश का लेक्चर बना करके डाले हुए हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। और अंग्रेजी में उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और क्वेश्चन जहाँ से गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वैसे प्रश्न बनते हैं ना, लोगों से नहीं बन पाता। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मत बने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी और कहीं से क्वेश्चन बन रहा है, प्रीपोजिशन से बन रहा है, कंजक्शन से बन रहा है, टेंस से बन रहा है, वॉइस से बन रहा है, नरेशन से बन रहा है, आर्टिकल से बन रहा है, तो वो सब क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन सब क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करके रखना, समझ के रखना बहुत जरूरी है। ठीक, ध्यान देना इस चीज़ को। जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस, यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो अगर आपने जीएस को अच्छे से पढ़ा होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेकिन वही है, इसमें भी कूट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितना मेहनत आप इन सब में कर रहे हैं ना कहीं थोड़ा आपको इसमें भी और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जीएस के बिना तो सिलेक्शन मुश्किल है। तो थोड़ा समय देख लीजिएगा, अगर आपका एग्जाम 4-5 महीने बचा हुआ है, कोई एग्जाम अगर 4-5 महीने बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि हाँ पर्याप्त समय है, तो जीएस को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। गणित को जैसे कि डेली प्रैक्टिस करना है ना, गणित को, रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस करना है, तो इसी प्रकार से जीएस का कोई ना कोई सब्जेक्ट डेली उठा करके पढ़ना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश को आप अल्टरनेट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर आपको इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएस को आपको डेली लेके चलना पड़ेगा, गणित को, रीजनिंग को डेली आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोर्शन रहता है। छत्तीसगढ़ जीएस हो गया, इंडियन जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, जियोग्राफी, सब सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो सबको एक एक करके आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। अब जीएस में भी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करेंगे, तो इसमें बहुत सारे ट्रिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह बना कर याद रखो, समझो। हिस्ट्री में जो सीक्वेंस है उसको समझो, ट्रिक बनाओ, क्रम को समझो, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे आपको करना पड़ेगा। पॉलिटी में अगर बात करेंगे, है ना, मतलब संविधान में अगर हम देखेंगे, संविधान में अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा, इसमें समझने वाली चीजें हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक बना कर याद रखना। आर्टिकल के लिए बहुत सारे ट्रिक बनाना पड़ेगा, और जितने भी चीजें हैं जैसे राष्ट्रपति है, संसद, इन सबको समझना पड़ेगा, वास्तव में है क्या चीज, इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ट्रिक तो बनाना ही पड़ेगा। आर्टिकल को कैसे आप याद कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि है ना, जैसे कि 2 और 1 है, तो ऐसे कुछ इसको ट्रिक बनाओ कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें आपको नजर आए, है ना। तो 2 को सांप जैसा बनाओ, 1 को एक आदमी जैसा बनाओ, सांप आदमी के पीछे भाग रहा है, ऐसे कुछ आपको बनाकर याद रखना पड़ेगा। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ऐसे याद हो जाएगा। 22, अब इसको कैसे बनाएंगे, आर्टिकल 22 से कैसे बनाना है बताओ, हथकड़ी बनाओ उसको, वहां से याद रखो। तो वैसे बहुत सारे पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, मतलब जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब कुछ न कुछ ट्रिक बना कर याद रखना पड़ेगा, है ना। 23 है तो उसको 3 है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से याद रखो, है ना। ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है ट्रिप से, अगर बाइक में बैठ के जाएंगे तो ऐसा टाइप का। 24 है तो 4 खाना याद रखो, 4 खाने से कारखाना याद रखो। तो ऐसा टाइप के बहुत सारा चीज़ों को आपको रिलेट कर करके याद करना होगा, जो कि ट्रिक बनेगा।
इसके माध्यम से। जियोग्राफी में आप देखेंगे ना, जियोग्राफी में आपको मैप बनाना होगा, मैप बना बना कर याद रखो। इसमें ट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं है, कहीं कहीं पे ट्रिक बन सकता है। जैसे मैं ट्रिक बनाता हूँ, जितने भी जो बायस पर रिजर्व है वो सबको याद करवाने के लिए ट्रिक बनाता हूँ, है ना। बहुत सारे और जो चीज़ें हैं उसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बनवा देता हूँ, लेकिन मैप से ज़्यादा याद होता है। जियोग्राफी में क्या करना पड़ेगा, मैप से याद रखना पड़ेगा ज़्यादा, है ना। जैसे बहुत सारे एटॉमिक पावर प्लांट को अगर को मैं मैप के थ्रू भी बताएं और ट्रिक बनाकर भी बताएं, उसका गठन होने का क्रम, उसका जो उत्पादन क्षमता है उनका क्रम, ऐसे। वैसे ही आपका इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी में बात करेंगे, तो इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, इसको कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना पड़े, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनेगा, समझना इसमें ज़्यादा जरूरी है। समझ इसमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब कहीं बनेगा। उसमें ट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं। कुछ ट्रिक बना सकते हैं, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं में, पहले पंचवर्षीय दूसरा पंचवर्षीय में क्या क्या हुआ था उसको कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक वगैरह बना कुछ याद रख सकते हैं, है ना। तो बाकी को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं वो वाला भिलाई वाला बताता हूँ, है ना, मतलब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका किसका गठन हुआ था, तो मैं क्या क्या बताता हूँ, है ना। भिलाई लाई याद रखना, दुर्गा माता को चढ़ा रहे हैं तो दुर्गापुर याद रखना, केला चढ़ा रहे हैं तो जर्मनी, केला, हाँ केला चढ़ा रहे हैं, ऐसे इसको ऐसे रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। लाई, केला, दुर्गा माता, ऐसे ही उसको दिमाग आपको लगाकर उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा इकोनॉमी, उसमें इंडियन इकोनॉमी वाले क्लास में एप्लीकेशन अपलोड करके पूरा इसको ट्रिक बनाकर समझाया हुआ हूँ। तो वैसे इन सब का याद रखने का तरीका अलग है। इसमें भी मैं आपको समझाऊँ, ट्रिक और समझना है, ट्रिक बनाना है, समझना है, कॉन्सेप्ट इसमें भी समझना है, ट्रिक बनाना है, इसमें मैप से याद रखना है, इसको समझ के तैयार करना है। छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ को कॉन्सेप्चुअली एकदम अच्छे से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में भी आपको पूरा ट्रिक बनाकर अच्छे से याद करना है। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराएंगे, 8 घंटे का लेक्चर है, देखिएगा यूट्यूब में पूरा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का 8 घंटे का लेक्चर, उसको देखिएगा। बहुत सारे इसमें ऐसा ट्रिक बना के चीज़ों को याद करवा लिया हो। पांडु वंश हो गया, आपका गुप्त वंश हो गया, जितने भी जो वंश के शासक हैं, जितने भी, जैसे कि सरवपुरी राजवंश का आप देखेंगे, वैसे आपका काकतीय वंश का देखेंगे, कलचुरी वंश का देखेंगे, सबको मैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ट्रिक बना करके बेहतरीन तरीके से याद करवा दिया था, बहुत अच्छे तरीके से। 8 घंटे के लेक्चर में पूरा छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री कंप्लीट में किया हूँ। देखेंगे 70-80 हज़ार उसमें मतलब व्यूज चला गया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो गया, छत्तीसगढ़ का पूरा जियोग्राफी, है ना। और आपका छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी भी मैप से याद रखना, जैसे हम इसको याद रखना है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को भी वैसे कुछ करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी को मैप से याद रखना है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री वगैरह को ट्रिक बना करके कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, उसको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के जनजाति में भी ट्रिक बनाना पड़ेगा, मैप से याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से कहाँ पे जनजाति कहाँ पे है और उनकी क्या क्या विशेषताएं, उसको ही मैप थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। बहुत सारे चीज़ को ट्रिक बनाना पड़ेगा, किस जनजाति का युवा क्या है, उसका पेय पदार्थ क्या है, इनको ट्रिक बना करके याद करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर को भी कहीं ना कहीं वैसे ही याद रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर समझ वाली चीज़ें हैं, जिसको हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली, जो हम लोग आसपास वाली चीज़ों में हम देख रहे हैं, हाँ लोग इस प्रकार से आभूषण पहन रहे हैं, इस प्रकार से पहनावा है, इस प्रकार से बोली है, भाषा है, तो उसको थोड़ा समझ विकसित करना जरूरी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के लिए कंप्यूटर में समझना, कंप्यूटर बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कंप्यूटर में समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर में आपको नहीं पता रहेगा मोबाइल में रैम और रोम में क्या अंतर है। मोबाइल में आपको रोम भी है, रैम भी है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे बताएंगे। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या होता है आपका ट्रांजिस्टर, ये सब आपको नहीं पता रहेगा, कैसे आप कंप्यूटर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट जरूरी है। लेक्चर देखें ना एप्लीकेशन, कंप्यूटर को बहुत इमेज के थ्रू, एकदम बहुत बेहतरीन इमेज के थ्रू कैसे होता है, क्या होता है, इसको दिखा करके अच्छे से मैं समझाया हूँ। तो इसमें कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है क्या, इमेज के थ्रू समझना, चित्र के थ्रू समझना, देखना कि हाँ कंप्यूटर ये है, ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, इमेज के थ्रू समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। साइंस कॉन्सेप्ट, साइंस में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, साइंस में भी देखना, चित्र, इसमें भी चित्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी बिना इमेज के नहीं बन सकता। बायोलॉजी चित्र जब तक आप उसमें नहीं देखेंगे, गूगल से सर्च नहीं करेंगे, जैसे मैं साइंस को पढ़ाया हूँ ना एप्लीकेशन में, देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक और उसमें प्रयोगशाला सहायक वाला एक जो कोर्स बना हुआ है उसमें, तो उसमें साइंस को इतना बेहतरीन तरीके से मैं इमेज दिखा करके प्रॉपर तरीके से पीपीटी बना करके, होता क्या है, क्या होता है कोशिका, तो कोशिका के अंदर कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल कहाँ पे है, कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करते हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ पूरा चित्र के माध्यम से
डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो वहाँ पर कौन कौन से अंग होते हैं, उसमें कैसे कैसे काम करता है। ब्लड क्या है, तो ब्लड में कौन कौन से सेल होते हैं, है ना, ब्लड कोशिकाएं होती हैं, तो उनको चित्र पूरा बना करके कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे उसको मैं दिखाया हूँ। वैसे ही आपको केमिस्ट्री में, वैसे ही आपका फिजिक्स में पूरा बेहतरीन तरीके चित्र बना कर वहाँ पर समझाया गया है, उसको वैसे समझना पड़ेगा। इसमें साइंस में समझने वाली चीज़ें बहुत जरूरी है, समझ बहुत जरूरी है, समझना भी है, इसमें चित्र देख देख के समझना, साथ ही साथ बहुत सारी जगह पर ट्रिक बनाना भी पड़ेगा। कुछ कुछ जगह पे याद रखने के लिए कुछ न कुछ निमोनिक टेक्निक बनाकर याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें समझना बहुत जरूरी, ध्यान रखेंगे, समझ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ने का तरीका को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि व्यापम का जो पैटर्न अभी चला आ रहा है ना, उस पैटर्न को थोड़ा एनालिसिस करो, शांति से बैठ करके देखो कि हाँ व्यापम इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, इसका हमको आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप आपको मैं दे रहा हूँ। व्यापम के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन आ गया कि तुक्का मारना है, कोई एक आंसर हमको दिख गया, मतलब कोई एक क्वेश्चन हमको दिख गया, जैसे 2 क्वेश्चन यहां पर मैं देख रहा हूं, ऐसा वाला क्वेश्चन दिया है ना, मैच करने वाला आता है ए का IV। बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको समझा रहा हूं ना। मानकर चलो यहां पर A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है, D ऑप्शन है, A का IV है ना यहां पर, ऐसा है। इसी प्रकार से इन सबका ऐसे पूरा दिया हुआ है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया क्या है, क्या इसका आंसर लगाऊं, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया, बस आपको तुक्का मारना है। मतलब किसी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से किसी एक को तुक्का मारना है। पढ़ने का समय नहीं है और पढ़ भी लूँ तो समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, अब इसको मेरे को तुक्का मारना है, मैं क्या करूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिले, ऐसा ऑप्शन देखने को मिले और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन के बारे में मुझे कुछ भी अता पता नहीं है, बिल्कुल भी मैं नहीं जानता, मुझे तुक्का मारना है, तो आंख बंद करके 2 चीज, मतलब 2 चीज सोचिएगा, 2 ही चीज आपको दिमाग में लाना है। इस ऐसे क्वेश्चन में या तो ये हो सकता है कि सिंपल साधारण मिला दिया गया हो, जैसे सिंपल साधारण मिला दिया गया हो, जैसे कि क्या, कैसे मिलाया गया हो, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। या तो ये आंसर हो सकता है, और जनरली ये आंसर ज्यादातर केस में A ऑप्शन में डाला जाता है। ठीक है, व्यापम का भी क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद ये थोड़ा अनुमान लगाने वाली चीज है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर दिया गया है, 2 ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, दोनों में A ऑप्शन लिया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैं क्यों बोला हूँ A ऑप्शन ज्यादातर हो सकता है, या तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा सिंपल A का 1 में, 2 का B में, 2 मतलब B का 2 में, C का 3 में, 4 का D में, ऐसा, या तो ऐसा टाइप का आंसर मिलेगा आपको, या तो हो सकता है कि ऑप्शन A ही सही हो जाए। ज्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन A इसका सही हो रहा है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ऑप्शन A सही हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस प्रकार के जो मैच करने वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में वही हो रहा है। एक तो ये चीज हो गया, नहीं बन रहा है उस कंडीशन में आपको ऐसा कुछ दिमाग लगाना है ना, जबरदस्ती का नहीं मार देना है ऐसा। ठीक है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें भी वही A ऑप्शन है, वही चीज वाला क्वेश्चन है ना। एक और क्वेश्चन है, तो अगर मानकर चलो 10 क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा मैच करने वाला है ना, ऐसे 10 क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन का तो आंसर यही रहेगा, ऐसा 5-6 क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये हुआ। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है, वो वाला क्या, असम्पशन एंड रीजनिंग वाला, मतलब कथन और कारण वाला। कथन कारण वाले में हो क्या रहा है, ज्यादातर आंसर हमको क्या देखने को मिलता है, जो कथन है और कारण है ये दोनों सत्य है और उसकी व्याख्या भी करता है, जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी करता है, ये हमको देखने को मिल रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन में।
तो अगर आपको लग रहा है जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मानकर चलो 5 क्वेश्चन बचे हैं जिसमें इसी कथन कारण वाला आपको तुक्का मार रहे हैं और उसमें से कुछ आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आपको तुक्का मारना है, तो वहां पर आपको ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि ए ऑप्शन को मार के आ जाए। दोनों कथन सही है और उसका व्याख्या भी करता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो वैसे ही आपको इसको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि देखो हिंदी में भी वैसे क्वेश्चन पूछा गया ना, उसमें भी वही KLMNO, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया सिंपल, यहाँ पर KLMNO, जिसमें बोला हूं ना ABCD, ऐसे सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। हाँ, क्वेश्चन को घुमावदार करेगा लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, है ना, क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, वैसा टाइप का है। यहाँ पर देखो फिर से KLMNO, वही आंसर लिया गया है। कुछ कुछ कहीं पर जैसे कि अब हिंदी में वही मैं बोल रहा हूँ, मैच द कॉलम टाइप के जो क्रम में जमाव वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्रम में KLMNO इस प्रकार जमाव वाला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है ना, 3 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, एक 5 क्वेश्चन ज्यादा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जो इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चन का आंसर ए है आपको मैं समझाता हूं। अच्छा ज्यादा है जी, 1 2 3 है, 3 4 5 6 क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन में, हिंदी के 6 क्वेश्चन में ऑप्शन ए कितने क्वेश्चन का आंसर है आपको मैं समझा रहा हूँ। ये हिंदी के 6 ऐसी मैच दो इस प्रकार के कॉलम को मिलाने वाला जो क्वेश्चन है, उसमें 6 क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर ए है, ऐसे सिंपल ABCD वाला। अब बताओ, 6 क्वेश्चन आपको दिया, मार के आ जाओ 4 सभी को। अब ऐसा मारना नहीं, दिमाग लगाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता है, तब कहीं जाकर क्या करना है आपको, ए ऑप्शन पे ऐसे मैच द कॉलम वाले में टिक मार के आ जाना है। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक काम करता है। कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा ध्यान से, व्यापक के पैटर्न को समझिएगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन में अगर तो वो रहेगा ना, मतलब कि अगर ए ऑप्शन ना होगा कुछ और ऑप्शन रहेगा, वो आपको समझ में आएगा। हाँ, ये ऐसा एकदम सिंपल, जैसे कि यहाँ पर देखो ए स्वरों को सही क्रम में जमाना है, आ है, ऊ है, ई है, ओ है, अ है, ए है, इस प्रकार से इनको दिया है, इसको क्रम में जमाना है। अब इसको कौन नहीं बना पाएगा बताओ, सभी पढ़े हैं, अ आ ई इस प्रकार सब पढ़े हैं, आराम से इसको बना सकते हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको बता देंगे। हाँ, तो इसमें ऑप्शन डी है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी को मारना है। अब जबरदस्ती इसमें आपको ए मार्क नहीं आ जाना, सर बोले थे ए मारना, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना, देखना है जहां पर क्या है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में इसमें सी ऑप्शन मारा गया है, ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सी ऑप्शन मारा गया, सी ऑप्शन लिया गया। सी ऑप्शन लेने के कारण इसमें सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सामान्य वर्तमान क्या होता है, वह अच्छा गाता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, सामान्य वर्तमान काल होता है। मैं जाऊँगा, मैं खाऊंगा, भविष्य काल हो जाएगा। मैं गया था, खाया था, पिया था, भूतकाल हो जाए। तो सिंपल काल से क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आराम से बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। CDP वगैरह भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसी हैं जिसमें आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, KLMNO ऐसे पहले देखने को मिलेगा, फिर ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। ठीक है, कथन कारण वाले में ऑप्शन ए मैक्सिमम, है ना, इसका जो कथन है वो सही, कथन कारण दोनों सही है, इसको व्याख्या भी करते हैं इस प्रकार से है ना। देखो आपको कितना क्वेश्चन मैं दिखाऊं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कथन कारण वाले में है, देखो 6वां नंबर में सेट सी में आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में वही है, कथन कारण वाला ए लिया गया है। 9 में देखेंगे, 9वां क्वेश्चन में कथन कारण वाला ए लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा ये आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4-5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसका आंसर वही निकलेगा, ये हमको ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, है ना। अब ज़्यादा कुछ आज की क्लास में मैं नहीं बोलने वाला, बहुत बोल चुका हूँ, लगभग 1 घंटे का लेक्चर बन चुका होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, जितने लोग अभी CG टेट के एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं दिए हैं एग्ज़ाम, दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पेपर उठा के देखना बहुत ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम का, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। व्यापम अगर उसका क्वेश्चन एग्ज़ाम लिया है, उसका क्वेश्चन को एनालिसिस करना ज़रूरी है। किसी भी फील्ड वाले हैं आप लोग, उसका तैयारी अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो व्यापम का हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, बस शर्त है आपका वो फील्ड का होना। जैसे मान चला
सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछ दिया व्यापम, तो आपको उसको नहीं देखना है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग वाले एग्जाम में मान चलो पीएचई का एग्जाम हुआ, WID PWD इन सब का एग्जाम हुआ, उन सब में जो 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो नॉन टेक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो जीएस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वो सबको आपको देखना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसा साइंस का क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज मैं बहुत कुछ आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब एक सिंपल चीज़ें लास्ट में आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। हमारी क्लासेस एप्लीकेशन में भी चल रही हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है ना, 87 70 18 33 15। इसमें हमारे क्लासेस से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको लेना होगा तो व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्लासेस के बारे में ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के बारे में ले सकते हैं। जो भी जानकारी आपको लेना होगा यहाँ पर दे दिया जाएगा। या फिर अगर एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन आपको करना है, कोई भी एग्जाम से, चाहे सीजी टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती वगैरह, किसी भी तरीके से कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो इसमें डायरेक्ट आप लोग मैसेज कर सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। टॉपिक कमेंट करिएगा कि और कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको उठाकर यहाँ पर हम डिस्कस करें, जिससे आप लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो जाए। ठीक, बताइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।